ट्रांसजेंडर जो है वो कोई नाउन नहीं है, संज्ञा नहीं, विशेषण है। इनका बेगमातों के साथ उठना बैठना था, राजनीति में काफी हद तक दखल था कुछ लोगों का। रामायण में जब जब शुभ काम हुए हैं तो वहां पर किन्नरों का नाम आया। तब से ये प्रथा चली कि ये आशीर्वाद देने के लिए हर उत्सव में जाने लगे। अंग्रेज जब आए तो उन्होंने एक कानून पास किया और उस जनजातीय अधिनियम कानून जो उन्होंने पास किया उसमें उन्होंने किन्नरों को जनजाति और क्रिमिनल के रूप में रखा। सोशल एक्सेप्टेंस की अगर हम उनकी लड़ाई है तो दिस थिंग इज नॉट हेल्पिंग देम। कलकत्ता में आपका काफी इंटरेक्शन रहा है इस कम्युनिटी से। उन्होंने कहा कि देखिए हमको बेवकूफ मत बनाइए, सबने हमारा शोषण किया, आप भी शोषण करेंगे। शंकर जी को गुस्सा आया तो उन्होंने कहा इस वन में जो भी प्रवेश करेगा मेरे परिवार के अलावा तो वो नपुंसक हो जाएगा। एक जग में दूध दे करके ये समुद्र के सामने खड़े होकर के तो जो नया रूप इनको मिला होता है उस रूप को समुद्र को दिखाते हैं। उनका कहना था कि फिल्मों में ट्रांसजेंडर का रोल निभाने का मौका ट्रांसजेंडर को ही क्यों नहीं दिया जाता, हिंदू का रोल हिंदू ही करे, मुसलमान का रोल मुसलमान ही करे। कुछ ऐसे माँ बाप है जो उनको सहारा दे रहे हैं, जैसे लक्ष्मी त्रिपाठी के पिताजी ने दिया तो आज महंत बनी है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक फिल्म थी शायद हड्डी नाम से, जिसमें आगे वो गैंगस्टर बने हैं, ट्रांसजेंडर गैंगस्टर। जो किन्नर हैं वो एक देव योनि है। हिजड़ा शब्द, मिजाजी शब्द, ट्रांसजेंडर, बहुत सारे शब्द आए हर अलग अलग राज्यों के लिए। कहीं खुन्नस है, कहीं खुंजा है। जब से किन्नर नाम इन लोग को मिला है तो वहाँ के किन्नौर जगह के जो किन्नर लोग होते थे उन्होंने अपने को किन्नर कहना छोड़ दिया। तो किस्सों की किताब के आज के एपिसोड में बात करने जा रहे हैं हम आज एक बड़ी जरूरी किताब के बारे में। इसका नाम है नरों व किन्नरों। अब इस किताब में खास बात यह है कि इसमें विमर्श के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से और कहानियों के माध्यम से किन्नर समाज की मनोस्थिति और उनके हालात को बताने की कोशिश की गई है। और इसको लिखा है डॉक्टर करुणा पांडे ने। और डॉक्टर करुणा पांडे का अगर आप बॉडी ऑफ वर्क देखें आज तक तो एक बहुत लंबी फहरिस्त है, बहुत काम किया है हिंदी साहित्य की फील्ड में। बट उसमें सबसे इम्पोर्टेंट और नोटेबल वर्क में से एक मैं कहूँगा नरों व किन्नरों है। और डॉक्टर पांडे आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, तो स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो डॉक्टर पांडे, आपकी किताब पे बात करें उससे पहले, क्योंकि आपने अब इस टॉपिक को छू ही लिया है किन्नरों के और ट्रांसजेंडर्स के, तो ट्रांसजेंडर्स हो गए, ट्रांससेक्सुअल्स हो गए, नॉन बाइनरीज हो गए, किन्नर हो गए, अब इन सबको एक अम्ब्रेला टर्म ट्रांसजेंडर में कैटेगराइज कर दिया गया है। तो आपका क्या मानना है, हाउ एक्यूरेट, कम से कम जनरल परसेप्शन यही है, तो क्या कितना एक्यूरेट है ये, क्या ये सही है या ये इग्नोरेंस है इसे मैं कहूँ? नहीं, जैसे ट्रांसजेंडर जो है वो कोई नाउन नहीं है, संज्ञा नहीं, विशेषण है जी। ठीक है, ये एक अम्ब्रेला टर्म जैसे मैंने लिखा भी है। इसमें का मतलब ये कि जितने भी वो व्यक्ति जो अपने जेंडर से दूसरे जेंडर की तरफ आकर्षित होते हैं या अपने अंदर दूसरे जेंडर को महसूस करते हैं तो वो किसी भी कैटेगरी के हैं वो ट्रांसजेंडर में आएंगे। ठीक है, हाँ। तो ये जो ऐसे व्यक्ति होते हैं वो इसमें आएंगे। तो अब जैसे आपने कहा कि ट्रांससेक्सुअल, तो ट्रांससेक्सुअल वो होते हैं जो अपने जेंडर से दूसरे जेंडर में चिकित्सा प्रणाली के द्वारा परिवर्तन करा लेते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप सत्यराय नागपाल जिनका आपने जिक्र उन्होंने करा है। इसके बाद ऐसी वो बॉबी डार्लिंग जो थी, जो पंकज के नाम से एक लड़के के रूप में जन्म लिया लेकिन उन्होंने अपना सेक्स चेंज कराया, तो वो एक है। अब आप आते हैं नॉन बाइनरी। जो नॉन बाइनरी इंडिविजुअल्स होते हैं वो ना तो अपने को पुरुष समझते हैं और ना ही स्त्री समझते हैं, बल्कि वो थर्ड जेंडर की कैटेगरी में अपने को रखते हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने बताई। अच्छा, अब क्योंकि अब हम किन्नरों की बात कर रहे हैं और आज की स्थिति में अगर हम किन्नरों को देखें और अगर हम पीछे मुड़ के इतिहास में देखें, जो पुराना दौर था, अगर मैं मान लीजिए अवध के नवाबों के दौर की बात करूं तो उस समय यूनक्स जिन्हें कहा जाता था, ये इनका बेगमातों के साथ उठना बैठना था, राजनीति में काफी हद तक दखल था कुछ लोगों का। और पीछे जाएं तो मान्यताएं थी जहां पर किन्नरों को घर पे बुलाकर नेक दिया जाता था। अब हम फास्ट फॉरवर्ड करें आज के समय में तो आप देख लेंगे कभी ट्रेन पे चढ़ के वसूली कर रहा है कोई किन्नर, कोई शादी में वसूली कर रहा है। तो अब ये जो स्विच आया है, मुझे लगता है, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये सोशल एक्सेप्टेंस की जो कमी है इसने इनके
जीवन में ये बदलाव लाया है कि इन्हें इस तरह इवॉल्व होना पड़ा इस दिशा में? देखिए, अगर हम पुराणों में जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि किन्नरों की उपस्थिति हमेशा मिली है और बड़े सम्मानीय रूप से मिली है। यहाँ तक कि महाभारत में, रामायण में जब जब शुभ काम हुए हैं तो वहां पर किन्नरों का नाम आया है कि अगर नर नारी देवी देवता अगर हंस रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं, तो किन्नर भी करना है। ठीक है, यक्ष किन्नर को बहुत महत्व दिया था। इवन रावण जब उसने सब ग्रहों को, नर नारी सबको जीता, तो उसने किन्नरों को जीता। तो ये हमारे सामने लाता है कि उस समय में किन्नरों का बहुत महत्व था और काफी समय तक था कि पहले किसी भी शुभ काम में इनको बकायदा निमंत्रण दिया जाता था, पर अब समय के साथ वो मान्यताएं खत्म हो गई हैं। और आकर के इनको पूजा जाता था और इनको जो भी उनकी हैसियत होती थी उसके हिसाब से उनको दान दक्षिणा दी जाती थी। तो ये लोग एक समाज में अपने को महसूस करते थे कि हमारा एक इम्पोर्टेंस है, तो ये सबके साथ अच्छा व्यवहार करते थे। इनके अंदर कोई ग्रजेस नहीं थे, कोई हीनता की भावना नहीं थी और खाने पीने के लिए चूंकि उनको मिलता था तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ और ये स्थिति बदली है जब अंग्रेज आए। अच्छा, अंग्रेज जब आए तो उन्होंने एक कानून पास किया और उस जनजातीय अधिनियम कानून जो उन्होंने पास किया उसमें उन्होंने किन्नरों को जनजाति और क्रिमिनल के रूप में रखा। अच्छा, दूसरा उन्होंने एक ही बात कही कि चूंकि इनका खून का रिश्ता नहीं होता है, ये समुदाय में तो सब जगह के लोग आते हैं, तो उन्होंने कहा चूंकि इनका खून का रिश्ता नहीं, तो जो इनकी संपत्ति है वो गवर्नमेंट की हो जाएगी। तो हुआ क्या कि जब ऐसी परिस्थिति आई तो खाने के लिए प्रॉब्लम हुई और तब ये इस रास्ते पर गए। एक तो क्या सोशली ये बिल्कुल नेग्लेक्ट हुए, खाने पीने की प्रॉब्लम, उनके पास कोई ऐसा था नहीं से खाना खाएं या भोजन की व्यवस्था हो। और दूसरी चीज ये थी कि इनको एक चोर, निकम्मा, ये इस लायक नहीं है, किसी लायक नहीं है, ऐसा जब कहा गया तो इनके अंदर एक रिवेंज की फीलिंग आई और बुराइयां जो होती हैं, क्योंकि ऐसा होता है हमको जो समाज देता है हम वही समाज को वापस करते हैं, तो वही इन्होंने वापस किया और इस तरह की हालत बनी। मुगल काल में जो किन्नर होते हैं, जन्म से जो किन्नर होते हैं वो बहुत विश्वसनीय होते हैं, बहुत कर्मठ होते हैं और इनके अंदर स्नेह प्यार बहुत होता है। इसीलिए मुगल काल में आपने देखा होगा कि जितने भी इनके रनिवास होते थे वहां पर इन लोग को रखा जाता था, वहां की रानियों की रक्षा के लिए। कोई भी सूचना इधर से उधर करनी होती थी गुप्तचर के रूप में, और यहाँ तक कि राजकाज में भी इनसे मशवरा किया जाता था। लेकिन जब अंग्रेज आए तो इनकी स्थिति बदली और जब इनकी स्थिति, जब हम स्वतंत्र हुए तो एक तो ये था कि इस समय हमारे पास बहुत सारी समस्याएं थी, तो इन पर किसी का ध्यान नहीं गया और हमने इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। हमने मतलब हमारी सरकार ने, जो इस समय लोग परिस्थिति थी, कुछ परिस्थिति थी और कुछ हमारी इग्नोरेंस थी, तो धीरे धीरे इनकी स्थिति बदलती चली गई और आज ये हाल है। अब तो थोड़ा फिर भी थोड़ा सुधरा है, लेकिन आज से पहले ये हाल था कि लोग इनको चोर, उचक्का, गुंडा, जो भी मवाली, जो भी शब्द कहे थे उनको कहते थे। और जब वो ऐसा कहते थे तो इनका नेचुरल ये, क्योंकि ये इंसान है, देखिए एक हैंडीकैप्ड है, ये यौन हैंडीकैप्ड है, लेकिन इंसान है, इनमें भी भावनाएं हैं, इनमें भी कुछ करने का जज्बा है। और जब उस पर प्रहार होता था तो एक हीनता तो आती है, साथ में एक रिवेंज की फीलिंग इनके अंदर आई और इस तरह की बातें हुई। अच्छा डॉक्टर पांडे, कलकत्ता में आपका काफी इंटरेक्शन रहा है इस कम्युनिटी से, उसके बारे में बताइए। क्या जो इंटरेक्शन था उसका नतीजा ये किताब है या किताब आप लिख रही थी इसलिए आपने उनसे संपर्क स्थापित किया, क्या था और कैसा रहा, उसके बारे में थोड़ा और बताइए। आपने क्या पाया, क्या समझा? ऐसा ये किताब लिखने का ऐसा इन लोगों के प्रति बचपन से, क्योंकि हमारे पिताजी डॉक्टर थे, तो उनके कोई एक यहाँ पर वो मिजाजी बोलते थे, तो वो आते थे, उनका इलाज किया, फिर धीरे धीरे वो घर में बहुत घुल मिल गए। जब वो आते थे तो वो हम लोग को जैसे कहते थे कि कभी मिठाई, कभी टॉफी, कुछ बच्चे थे हम लोग लेके आते थे और हमसे उनसे प्रश्न करते थे कि आप इतने मोटे क्यों हैं, आप साड़ी क्यों पहनते हैं, तो क्योंकि वो कहते थे हमें ताऊ कहो, तो हम उनसे ताऊ जी आप ऐसा क्यों करते, इस तरह की बातें करा। तो बोले जब तुम बड़े होगे तो हमें तुम्हें बताएंगे। तो एक कहीं ना कहीं था कि इज्जत थी इनके लिए। जब हम कलकत्ता गए तो कलकत्ता के हर चौराहे पर ये लोग आके भीख मांगते थे। तो जब पहले दिन मैं मिली तो मैंने उनसे कहा कि आपको हम देंगे, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, हम आप पर कुछ लिखना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए हमको बेवकूफ मत बनाइए, सबने हमारा शोषण किया, आप भी शोषण करेंगे। 4-5 दिन तक मैं उनके साथ
बात करती रही, कभी कोई मिला कभी कोई मिला, लेकिन मैंने देखा कि वो हम लोग के साथ मिलना नहीं चाहते हैं। एक दिन मैंने कहा कि भाई हम तो आज आपसे बात करेंगे, चलिए हम लोग चाय पीते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि अगर आप हमारे साथ जाएंगी तो ये समाज जो है ना वो आप पर थूकेगा। ना कोई बात नहीं, आप भी इंसान हो, हम भी इंसान हैं, क्योंकि हम पे थूकता है तो ना कोई बात नहीं, हम सहन कर लेंगे। तो जब ये बात मैंने कही तो वो थोड़ा सा उनको अच्छा लगा, तो बोले ठीक है आज हम आपसे बात करेंगे। जी जी। फिर मैं उनको एक रेस्टोरेंट में हम लोग गए, बैठे, वहां जाकर के मैंने पूछा तो उन्होंने जैसे थोड़ी बहुत बात करी, कौन है क्या है कैसे हैं। तो कुछ उन्होंने, एक मेरी कहानी है इसमें, मैं ही उषा मैं ही संध्या जी। तो उसकी वो नायिका थी एक तरह से समझिए। तो उसने जब बताया तो बहुत दुख हुआ। फिर मैंने पूछा कि चलिए हम आपसे बात करेंगे, आपके धर्म के, आपकी रीति रिवाज इनके बारे में हम सुनेंगे, आप क्या बताएंगी। तब उन्होंने कहा कि देखिए हम सब कुछ तो आपको नहीं बता सकते। ये आप काजल की बात कर रही हैं? जी हाँ। उन्होंने कहा मैं वो सब तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ भी चीजें आपको बताऊंगी मैं, बाकी आप पढ़िएगा या हमारी गुरु माता से बात कर सकती हैं। फिर उन्होंने और अपने दोस्तों जो उनके साथ के थे उनको बुलाकर अगले दिन लेके आई, फिर सबसे मुलाकात हुई, फिर सबसे मैंने इंटरव्यू लिए, वो इंटरव्यू किताब मेरी आएगी। तो जब मैंने उनसे इंटरव्यू लिए के तो बहुत सारी चीजें मालूम चली, और फिर मेरी उनसे एक तरह से दोस्ती टाइप की हुई। फिर लेकिन उस दिन मैंने महसूस किया कि सब लोग हमको वो ऐसे देख रहे थे जैसे हम अजूबा हों। और जब मैं बिल पेमेंट करने गई तो मैनेजर कहने लगा किससे बात करनी थी आप, ये मवाली होते हैं या आपको बेवकूफ बनाएंगे। तो मैंने कहा नहीं, ये इंसान है। मैंने कहा जानवर को भी अगर आप प्यार करिए तो वो भी समझदार हो जाता है, ऐसा क्यों कह रहे हैं। हालांकि जब धीरे धीरे मैं उनके साथ जाती थी, उसी रेस्टोरेंट में जाती थी, तो लोगों की जो निगाहें थी बदलती गई। तो मुझे लगा कि अगर हम समाज के लोग इनको नहीं अपनाएंगे, इनको प्रताड़ित करेंगे, हीनता की भावना देंगे, तो ये कभी भी हमसे मिक्सअप नहीं हो पाएंगे। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही आपने डॉक्टर पांडे की, जैसे आप बताने की आपकी बातचीत हो रही थी तो कुछ रीति रिवाज उन्होंने नहीं बताए, तो क्या लेकिन कुछ इस बारे में आप जान पाई बाद में क्या ऐसा क्या है। और हाँ, गुरु माँ भी होती हैं इनकी गुरु माँ होती है। इनका जैसे इनके जो वो हैं उसमें एक नायक होता है, अच्छा, और गुरु माँ होती हैं, और इनका जो समुदाय होता है जी, उसमें जो गुरु माँ, पहले तो अपनी गुरु माँ का चुनाव करना पड़ता है। अच्छा। इसके बाद वो जैसे हम लोग का रजिस्ट्रेशन होता है तो रीत होती है। अच्छा। रीत के बाद उनको वहाँ के सारे चीजें बताई जाती हैं कि कैसा है क्या करना है, और उसके बाद इनको प्रशिक्षण दिया जाता है किस तरह से अपने साथ ले जाते हैं और जो भी काम करते हैं। क्योंकि जनरली अब लोग जो हैं इस तरह के दूसरे कामों में आए हैं, लेकिन पहले तो गाने बजाने इसी टाइप के काम में जाते थे। तो उन सबको ले जाते हैं, बताते हैं, तो जो उनकी हिच होती है मांगने की या नाचने की, उसको खत्म करते हैं। अच्छा। और जब वो खत्म हो जाती है तो इनकी एक तरह से निर्वाण होता है। अच्छा। निर्वाण में इनको नहलाया जाता है, वस्त्र पहनाए जाते हैं, हरे वस्त्र पहनाए जाते हैं, हरी चूड़ियां, हरी बिंदी, हरे का इनका बहुत महत्व है। और उसके बाद उनको फिर एक चटला इनकी एक रस्म होती है। निर्वाण के बाद इनका चटला रस्म जो बहुत महत्वपूर्ण होती है, और एक जग में दूध दे करके ये समुद्र के सामने खड़े होकर के, तो जो नया रूप इनको मिला होता है उस रूप को समुद्र को दिखाते हैं कि देखो जो रूप आपने दिया था वो रूप हम अब छोड़ चुके हैं, हमारा नया रूप ये है। अच्छा। पेड़ के काले कुत्ते के सामने दिखा कर ये मतलब उनका ये साक्षी करते हैं कि आज से हमने ये रूप धारण किया है, और इस तरह से फिर वो उस समुदाय के मेंबर बन जाते हैं। अच्छा, किताब पे आप लिखती हैं डॉक्टर पांडे, जब मेरी कलकत्ता प्रवास के समय कुछ हिजड़ों से बात हुई तो उनका कहना था कि फिल्मों में ट्रांसजेंडर का रोल निभाने का मौका ट्रांसजेंडर को ही क्यों नहीं दिया जाता, इससे उनको काम करने का मौका भी मिलेगा और सामाजिक स्वीकृति की वजह से आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा ये कहना चाहूंगा कि इस टेक से मैं कन्विंस नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं है ये। प्रैक्टिकल इसलिए नहीं कि फिर अब कल दिव्यांग का रोल फिर कहा जाएगा कि भाई दिव्यांग को ही दिया जाए, हिंदू का रोल हिंदू ही करे, मुसलमान का रोल मुसलमान ही करे, तो आखिरकार वो है तो एक्टिंग ही ना, तो कला तो खैर उसमें से नहीं खत्म हो गई ना फिर वहां पे। बट हैविंग सेड दैट, मैं ये चीज समझता हूँ कि डेस्परेशन है वहां पे ग्राउंड लेवल पे, तो ग्राउंड रियलिटी कितनी बुरी है? ग्राउंड रियलिटी बहुत अच्छी तो नहीं है जी,
देखिए आपका कहना ठीक है कि कला अलग चीज होती है। हाँ। और वो है, देखिए दिव्यांग की जब हम बात करते हैं तो एक बच्चा अगर दिव्यांग होता है तो उसे घर में रखा जाता है, ठीक है। उसको हम पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। इवन जो मेंटली रिटार्डेड होते हैं उनको भी माँ बाप जब तक जिंदा होते हैं उनको सहन करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं। लेकिन एक यौनांग, एक बच्चा जो यौन विकृति से पैदा होता है, हम पैदा होते ही उसको एक ऐसे दरवाजे पे छोड़ आते हैं और ये बिना सोचे कि इसके खाने पीने का प्रबंध भी नहीं करते हैं और हम छोड़ आते हैं। जब वो बच्चा बड़ा होता है तो उसका कोई संबंधी तो है नहीं, अच्छी गुरु माँ मिल गई तो उसका पालन पोषण अच्छे से होता है। लेकिन वहां भी अगर कोई दुष्ट तरह के लोग मिलते हैं तो उसको शोषण ही शोषण रहता है ना। तो ऐसे बच्चे के मन में, ऐसे बच्चे को हम कैसे सहारा दे सकते हैं? तो अगर पिक्चर में इस रोल को हम उनको देंगे तो दो बातें होंगी जो मैं समझती हूँ। एक तो ये है कि उनको एक मोटिवेशन मिलेगा और उनको देख करके जो दूसरे हैं उन लोगों को मोटिवेशन लगा कि हम भी कुछ अच्छा करें, हम भी एक्टिंग सीखें, हम भी डांस सीखें, हम भी अच्छा करें ताकि हमको भी रोल मिले। वो हमारे से मिलेंगे, जुलेंगे और हमारे साथ एकाकार होंगे। हम हर जगह उनको दुत्कार रहे हैं, फिर हम कैसे कहें कि वो मेन स्ट्रीम में आए? इस हिसाब से, क्योंकि मेरी उनसे जब बात, उन्होंने कहा कि आप बताइए, दिव्यांग की बात करते हैं, जब हम एक अंधे बच्चे को घर में रख सकते हैं तो हमको क्यों नहीं रखा जाता? तो इन शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज की और जरूरत है, हालात बुरे हैं। अब जैसे थोड़ा हुआ कि कुछ पेरेंट्स जो हैं, अब माँ बाप जो हैं बच्चों को देखते हैं, कुछ ऐसे माँ बाप है जो उनको सहारा दे रहे हैं। जैसे लक्ष्मी त्रिपाठी के पिताजी ने दिया तो आज वो महंत बनी है। और ऐसे बहुत सारे ऐसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनको ऐसे नहीं छोड़ रहे हैं, तो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि बच्चा तो मिट्टी का लोथा है, आप उसको जिस जगह के डाल लेंगे वैसा बन जाएगा। ग्राउंड लेवल पे इनकी हालत बहुत ही खराब है। जैसे हम कहते हैं महिला सशक्तिकरण की बात, ठीक है, महिला सशक्त हो गई है। कौन महिला सशक्त हुई है? जिसको अपॉर्चुनिटी मिली है, ठीक है, जिसके परिवार में, जो परिवार में ऑलरेडी इतने आगे बढ़ चुके हैं तो उनका सशक्त है। आज भी गांव में जाइए तो आज भी औरत की स्थिति बहुत खराब। आज भी दहेज के लिए मारी जा रही है, दहेज के ना होने से शादियां नहीं हो रही। तो ग्राउंड लेवल जो आते तो इनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि जिसको हम संतोषजनक कह सके। जो आगे बढ़ गए हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो आगे नहीं बढ़ पाए हैं, जिनको मौका नहीं मिला या जिनको प्रताड़ित किया जाता रहा है, तो उनकी स्थिति वाकई में खराब है। वो बहुत से गलत कामों में लग गए हैं और उनको लगना पड़ रहा है, मजबूरी हो रही है। अच्छा, फिल्मों की बात हुई क्योंकि डॉक्टर पांडे, अच्छा अब मैं कुछ फिल्मों का अगर जिक्र करूं, राइट ऑफ द बैट जो कुछ मेरे दिमाग में नाम आते हैं, संजय दत्त की सड़क थी फिल्म जिसमें सदाशिव अमरापुरकर साहब ने महारानी का रोल किया। मर्डर 2 में प्रशांत नारायणन ने धीरज पांडे का रोल किया, अगेन विलन ही थे। अगर कोई रिसेंट एग्जांपल लूं तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक फिल्म थी शायद हड्डी नाम से, जिसमें अगेन वो गैंगस्टर बने हैं, ट्रांसजेंडर गैंगस्टर। अब इन कंपैरिजन अगर हम अपने पुराने स्क्रिप्चर्स देखें जिनकी अभी आपने पहले बात की, चाहे फिर आप महाभारत का एग्जांपल ले लिए, शिखंडिनी हो गई, ब्रेनला हो गई, है ना, जो अर्जुन जी ने ब्रेनला का रूप धारण किया था, तो क्या आपको लग रहा है इन कंपैरिजन ये जो स्विच आया है कि भाई पहले तो पॉजिटिव लाइट में दिखाया जाता था, जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले कह रही थी, अब ये नेगेटिव लाइट में दिखा रहे हैं जो, तो ये उनको इट्स नॉट हेल्पिंग देम ना, सोशल एक्सेप्टेंस की अगर हम उनकी लड़ाई है तो दिस थिंग इज नॉट हेल्पिंग देम। आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए, जैसे ऐसा होता है, हम लोग आप देखिए जो देखते हैं जो चीज, उसका असर बहुत पड़ता है। हमारे जो बच्चे हैं, मतलब बच्चे के सभी लोग, और खास तौर से जो यंगस्टर होते हैं, वो टीवी में अगर धोनी के बाल लंबे हैं तो लंबे कर लेंगे, छोटे तो छोटे कर लेंगे, है ना, जैसा वो करते हैं वो उनके आइडियल होते हैं, देख करके वो सीखते हैं और करते हैं। हम जब उनको नेगेटिव रोल में दिखाते हैं तो सोसाइटी में उनका नेगेटिव एस्पेक्ट ही जाता है ना। तो अगर हम उनको पॉजिटिव रोल में दिखाएं तो शायद समाज में उनकी एक्सेप्टेंस बढ़ सकती है ना। अच्छा, क्योंकि स्क्रिप्चर्स और एंशिएंट टेक्स्ट की बात अभी हुई थी थोड़ी देर पहले, तो आपने किताब में मेंशन किया है वात्सायन मुनि ने जो कामसूत्र में इनको परिभाषित किया है, उसके बारे में कुछ बताइए किन्नरों को। मतलब उनका कि उन्होंने इसको कहा है, कामसूत्र एक ऐसी किताब है जो जीवन के उस पक्ष को रखती है जो जीवन का हम कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। क्योंकि सृष्टि चली रही है बिना कामसूत्र के, या इसके हम सृष्टि का पालन करते हैं। तो उसमें उन्होंने बताया है कि
जो किन्नर हैं वो एक देव योनि है। वो ऐसा नहीं है कि वो गलत है, देव योनि है। और इनका पेशा क्या है? संगीत की शिक्षा देना। और किन्नरी एक वो होता है, वाद्य होता है, उसको ये बजाते थे। तो ये किन्नर हुए। और ये किन्नर जो उन्होंने कहा है वो है कि हिमाचल में एक जगह किन्नौर जगह है, वहां पर एक जनजाति है किन्नर। और उस किन्नर जनजाति में ये किन्नरी हुआ करते थे। ठीक है। अब हुआ ये कि जब लोगों ने यहाँ पर, क्योंकि ये हिजड़ा शब्द, मिजाजी शब्द, ट्रांसजेंडर, बहुत सारे शब्द आए हर अलग अलग राज्यों के लिए। कहीं खुन्नस है, कहीं खुंजा है। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग संस्कृति में इसके लिए अलग अलग शब्द हैं। लेकिन इसका जब एक समूह एक बाद में हुआ कि चलो किन्नर शब्द को इसको एक नाम दिया गया, हिजड़ा सुनने में अच्छा नहीं लगता था तो एक किन्नर नाम दिया। तो जब से किन्नर नाम इन लोग को मिला है तो वहां के किन्नौर जगह के जो किन्नर लोग होते थे उन्होंने अपने को किन्नर कहना छोड़ दिया। अब वो अपने को नेगी कहलाते हैं। अच्छा। हाँ। तो बेसिकली ये जो समुदाय है आज तो किन्नर के देखिए ट्रांसजेंडर हैं या जो सेक्स बदल रहे हैं, जो भगवान की तरफ से जिनको आप कह दीजिए कि कुछ कमी के साथ भेजा गया है उनमें और एक जो आर्टिफिशियल आज बन रहे हैं उनमें बहुत अंतर है। तो जो वात्सायन ने कहा कि ये वो देवयोनि है जो, और इनका प्रयोग क्यों होता था? पहले जमाने में राजाओं को के राजकुमार जो काम शास्त्र में फेल हो जाते थे उनको इनको सौंप दिया जाता था और ये जो किन्नर होते थे उनको सिखाते थे। क्योंकि इनके अंदर क्या है, पुरुष की आकृति है लेकिन मन उनका स्त्री की तरह है। तो उन्हें पता रहता था कि पुरुष का मनोविज्ञान और स्त्री का मनोविज्ञान के बारे में उनको ज्ञान रहता था। तो उनको सिखाने के लिए भेजा जाता था, रखा जाता था। अच्छा, आपकी किताब में एक वर्णन है बड़ा रोचक, बुद्ध और इला के विवाह का। तो थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए कहानी बताएंगे, क्या कहानी थी वो? एक राजा थे इल, एक कंदर ऋषि के पुत्र थे। तो बुद्ध को चंद्रमा का पुत्र माना जाता है। तो एक बार ये एक वन में गए, आम की वन था, वहां गए। वो वन शंकर भगवान और पार्वती का रमण स्थल था। एक बार शंकर भगवान और पार्वती जी वहां पर थे तो कुछ साधु अंदर आए। ये देख करके जो पार्वती जी थी वो शर्मा गई। शंकर जी को गुस्सा आया तो उन्होंने कहा इस वन में जो भी प्रवेश करेगा मेरे परिवार के अलावा तो वो नपुंसक हो जाएगा, उसका मतलब रूप बदल जाएगा, स्त्री पुरुष हो जाएगी, पुरुष स्त्री हो जाएगा। इल को ये पता नहीं था। ये उस वन में प्रवेश कर गए, लेकिन जब प्रवेश किया तो इनका स्वरूप बदल गया, ये स्त्री के रूप में आ गए। तो इन्होंने अपना नाम इला रखा। ये वहां से बाहर निकले तो बुद्ध जो थे इनको देख करके इनकी सुंदरता पे बहुत मोहित हो गए। इन्होंने अपना नाम इला रखा और बुद्ध के साथ इनका विवाह हुआ। इससे पुरुरवा का जन्म हुआ। और पुरुरवा को एक दिन इला ने अपने पूरी जन्म की कथा बताई कि ऐसा ऐसा हुआ। तब पुरुरवा को बहुत अधिक दुख हुआ और उसने प्रार्थना की, उसने प्रतिज्ञा करी कि मैं आपको आपका ओरिजिनल रूप दिलाऊंगा। फिर उन्हें माँ गौतमी की गंगा की आराधना करी और गौतमी के तट में बैठ के इन्होंने जब तपस्या करी और देवी प्रसन्न हुई और तब उन्होंने उसको वर मांगा कि मेरे पिता को पुनः फिर से इल रूप में दे दें। और कहीं कहीं पर ये प्रसंग मिलता है कि पुरुरवा ने पार्वती की तपस्या करी, उनको प्रसन्न किया। तो पार्वती ने कहा देखो भाई हम तो अर्धनारीश्वर हैं, मैं आधा ही भाग दे सकती हूँ, आधा भाग तो शंकर भगवान देंगे, तो क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा ठीक है, आप आधा क्या दे सकती है? उसने कहा यह है कि मैं 1 महीने पुरुष रहेंगे और 1 महीने आपके पिताजी स्त्री का रूप धारण करके रहेंगे। उनका ठीक है। और एक बात और है कि जब वो पुरुष होंगे तो उन्हें अपना स्त्री का जीवन याद नहीं रहेगा और जब वो स्त्री का रूप धारण करेंगे तो पुरुष का रूप याद नहीं रहेगा। तो इस तरह की कथाएं हमारे उसमें मिलती है। बड़े मजेदार कहानी थी डॉक्टर पांडे। अब आगे बढ़ते हैं। जी हाँ। अब आप किताब में लिखती हैं, उसमें इंस्टेंसेस हैं, कई जगह पे आए हैं जहाँ पे रामायण और इवन रामचरितमानस में किन्नरों का जिक्र है। जी हाँ। जैसे जब
श्री जब धनुष भंग करते हैं श्री राम, वो हो गए, तो या जितने भी उत्सव हुए हैं जी, वहां पर किन्नरों ने फूल बरसाए, गाना गाए हैं। जब रामचंद्र जी जाते हैं लंका पे विजय प्राप्त करने, जी, तब भी तुलसीदास ने किया, चिक्कर ही दिग्गज डोल नहीं लूल सारस के भरे। तो सब जगह हुआ है, महाभारत में भी हुआ है। और क्योंकि मैंने कहा ना कि किन्नर जो है हर युग में हमको मिले हैं, बस उनका स्वरूप बदलता गया, स्वरूप बदलता गया। बड़ी मजेदार बात की आपने, क्योंकि अब आपने महाभारत की बात कर दी, तो किताब के नाम पे मैं आऊंगा। किताब का नाम आपने रखा नरों व किन्नरों। ये कुछ युधिष्ठिर का कुछ संवाद है महाभारत में, क्या वहां से एक्सट्रैक्ट हुआ है? अगर थोड़ा कुछ समझाएं जरूर। हाँ, जब इसके क्या रखा जाए इसमें, तो मेरे दिमाग में आया कि हमने किन्नरों के साथ हमेशा धोखा किया है। इस समुदाय को हमने वो नहीं दिया जो हमको देना चाहिए था। तो सोचते सोचते एक दिन मुझे आया कि ऐसा धोखा कहाँ हुआ है। अचानक मैं महाभारत पढ़ रही थी, तब मुझे आया कि जब वो द्रोणाचार्य को मारना होता है तो कृष्ण और युधिष्ठिर एक छल करते हैं। तो कहते हैं हाथी की मृत्यु होती है और वो कहते हैं कुंजरों की जगह वो ध्वनि तेज कर देते हैं, जिससे कि अश्वत्थामा मारा गया। तो पूछते हैं नरो नो कुंजरो, तो कुंजरो करने में उसने क्या करा, ध्वनि कम कर दी, जिससे कि द्रोणाचार्य सुन नहीं पाए और द्रोणाचार्य को उस समय मौका देख के मार दिया गया। तो ये बहुत बड़ा छल था। बाद में जब उसको मालूम चला, वो सब बातें अलग हैं, तो मुझे लगा कि इसमें नरो वा, क्योंकि ये नर तो हैं, वा किन्नरो, हम किन्नरों के साथ भी हमने छल किया, इसी तरह का छल किया है। तो ये अचानक मेरे दिमाग में आया और फिर मैंने दो चार लोगों से, अपने गुरुजी लोगों से पूछा, तो बोले नहीं बहुत अच्छा है, और जो तुम इस पे सोच रही हो कि क्यों रखा, ये भी बहुत अच्छी चीज है, आप बिल्कुल इसको रखिए। अच्छा, आप लिखती हैं सीता स्वयंवर में जब धनुष भंग हुआ तो प्रसन्नता से देवता आशीर्वाद देने लगे और किन्नर खुशी से गीत गाने लगे। ऐसे ही जब श्री राम जी के राज तिलक में गंधर्व, किन्नरों और अप्सराओं ने नाचने गाने का वर्णन है उनका, तो क्या ये कहना सही होगा कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो किन्नरों का शायद काम ही, अगर मैं काम कहूँ से, या उनका मेन रोल यही था कि संगीत और नृत्य? बिल्कुल, ये देवयोनि थी ना, किन्नर जो है देवयोनि थी, और देवयोनि इनका काम ही ये था कि देवताओं के लिए करना। तो जो भी इनके कार्य थे, देखिए इनको किन्नर, जो आज हमने इन लोगों को दिया किन्नर नाम दिया है ना, तो हम इनकी जो ये एक पूज्य थे, जब भी कभी यज्ञ होता था तो इनको बुलाया जाता था, इनकी पूजा की जाती थी, है ना, देवताओं की, यज्ञ के अधिष्ठात्री देवी की बुलाते थे, तो इनको भी बुलाते थे। तो हमारे जो इतिहास में देखिए, या हमारे पौराणिक जितनी भी कथाएं हैं या जितने भी दृष्टांत हम देखते हैं, तो वहां पर इनका एक महत्वपूर्ण स्थान था। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। अब जैसे क्या था कि जब रामचंद्र जी गए, वन गए, तो सब लोग उनको छोड़ने के लिए तट पर आए। जब रामचंद्र जी बैठे, तो रामचंद्र जी जब बैठे तो उन्होंने कहा ठीक है, हमको अब छोड़ दीजिए, हम जाते हैं, वन में जा रहे हैं, और आप लोग अपने अपने, सारे पुरुष स्त्री अपने अपने घर चले जाएं। सब अपने घर लौट गए, लेकिन किन्नर जो थे वहीं पर बैठे रहे। 14 साल बाद जब रामचंद्र जी वापस आए, तो उनको देख के बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने कहा कि अरे आप लोग यहाँ पर क्यों? तो उसने कहा प्रभु, आपने स्त्री पुरुष को जाने को तो कहा था, लेकिन हमको तो आपने कोई आदेश नहीं दिया था, क्योंकि ना तो हम स्त्री है ना पुरुष हैं, तो हम यहाँ पर इंतजार कर रहे थे। तो इनकी इन बात से प्रभु बहुत प्रसन्न हुए, और उन्होंने कहा कि आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा जो आशीर्वाद होगा वो कभी विफल नहीं होगा, मंगल मंगल करेगा। और तब से ये प्रथा चली गई, ये आशीर्वाद देने के लिए हर उत्सव में जाने लगे। अच्छा, थोड़ा वापस चलते हैं किताब में कि शुरुआत में ही, शुरुआती कुछ पन्नों में आपने कुछ नोटेबल ट्रांस शख्सियतों का नाम लिया है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, सत्यनारायण नागपाल साहब, जिनका नेशनल अवार्ड विनिंग सिनेमेटोग्राफर है, अंधे घोड़े का दाग, अलीगढ़ में भी काम किया उन्होंने, पंकज शर्मा और बॉबी डार्लिंग का भी आप जिक्र कर रही थी, और केरल की अंजलि और जमशीर जो पेरम्बूर फिल्म में थी ममूटी के साथ, लक्ष्मी जी का भी आपने जिक्र किया। क्योंकि मैंने किताब पढ़ी है तो मैं इन लोगों के बारे में जान पाया कि भाई ये लोग हैं, ये यहाँ से आए, उन्होंने ये अचीव किया लाइफ में। बट आपकी किताब के बाहर अगर दुनिया को देखूं तो शायद इतना अवेयरनेस नहीं है।
तो क्या ये कहना सही होगा कि लोगों में ये अवेयरनेस की कमी जो है, जो रोल मॉडल की कमी जो उनको किन्नर समाज को है, वो दूर की जा सकती है अगर इन लोगों के बारे में और बात की जाए? बिल्कुल। देखिए, मैं तो कहती हूँ कि खासतौर से इस समाज के जी जो भी लोग ऐसा काम कर रहे हैं, आगे जो केरल है वो बहुत अच्छा, उसने एक आयोग भी बनाया है इनके लिए जी और संरक्षण आयोग बनाया है और मेट्रो में 23 लोगों को नौकरी दी है। तो केरल इस मामले में बहुत काम कर रहा है और वहाँ के जब लोग कुछ ऐसा काम करते हैं तो उन लोगों को हाईलाइट किया जाता है। जी हम क्या करते हैं कि कुछ ही लोगों को आगे लेकर के चलते हैं, जबकि जो अक्षम है अगर वो आगे बढ़ रहे हैं तो ये हमारी सरकार की, सारी संस्थाओं की और पूरे समाज की ये ड्यूटी बन जाती है कि हम उनको और आगे लाएं। उसे दुआते हैं कि जो कर रहा है उसको तो प्रोत्साहन मिलता ही है, साथ में उस कम्युनिटी के और लोगों को भी कुछ करने का जज्बा मिलता है। जी, सही कह रही हैं। मेरा आपसे आखिरी सवाल डॉक्टर पांडे, अब ये किताब तो मैंने पढ़ ली, आगे क्या लिख रही हैं और वो कब पढ़ पाऊंगा मैं, इसके बारे में कुछ बताइए। किताबों का तो जहाँ तक है चलता रहता है सिलसिला, जैसे खाना रोज मैं खाती हूँ ऐसे ही लिखती भी रोज हूँ, चाहे कुछ लिखूं। तो अभी राजा राम मोहन राय पर मेरा काम चल रहा है और एक स्वामी श्रद्धानंद जी, उन पर काम चल रहा है और नदियों में भारतीय संस्कृति मेरी किताब आ गई है। बच्चों के लिए मैंने लिखा है पर्यावरण से संबंधित कुछ कथाएं लिखी है, जैसे कबूतर मेरा दोस्त, क्योंकि बच्चे जो है जानवरों से बहुत सीखते हैं और बड़ा अच्छा लगता है उनको। तो कैसे पर्यावरण को हम शुद्ध रखेंगे, कैसे हम पर्यावरण के साथ मिल सकते हैं और उसके बारे में, क्योंकि बच्चों से ही हमको शुरू करना है ना। सही बात। तो ये एक किताब ये आ रही है राम कथा के स्त्री पात्र, ये भी मेरी है। और जनजाति खिलाड़ी जो प्रसिद्ध खिलाड़ी हुए हैं उनके विषय में भी मैंने लिखा है। एक मेरा आ रहा है हाईटेक कहानी संग्रह। इस कहानी संग्रह में जो आज हम लोग इतने हाईटेक हो गए हैं कि घर बैठे यहाँ से अमेरिका बात कर लेते हैं, उसमें एक कहानी में यही है कि माता की मृत्यु होती है और वो अमेरिका से बैठ करके, बॉम्बे से बैठ करके वो जो क्रियाकर्म है वो पूरा मोबाइल के माध्यम से कर लेता है। तो इस तरह की कहानी, उसमें सारी टेक्नोलॉजी पर ही कहानी है मेरी। और एक मेरा उपन्यास आ रहा है मंडी, और ये उपन्यास शिक्षा पद्धति के को लेकर के मैंने लिखा है। और कुमाऊं का इतिहास, ये सब पुस्तकें हैं जो कुछ प्रेस में हैं और कुछ आने वाली। बिल्कुल, मैं आशा करूंगा जल्द से जल्द सारी आपकी पुस्तकें आए और मैं सब पढूं और आपकी आगे आने वाली पुस्तकें भी नरों किन्नरों की तरह ग्रेट सक्सेस हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पांडे, आप आई, आपने अपना समय दिया। धन्यवाद। और आप लोगों से एक छोटी सी विनती है, वो ये कि किताब को पढ़िएगा जरूर, अच्छी किताब है, जरूरी किताब है, और जब पढ़ लीजिएगा तो कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा आपको किताब कैसी लगी। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं एक और एपिसोड में एक और किताब के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद।